अलीगढ़ के मामले में जो कुछ भी हुआ का फास्ट ट्रैक बना के, और ऐसे जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में हैं जो फर्जी तरीके से गौ मांस का झूठा आरोप लगा के लोगों को मारा पीटा गया है, उनका सबका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। और पूरे देश के 3 सवाल हैं। नंबर 1, वो आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे? नंबर 2, उन आतंकवादियों को अब तक मारा क्यों नहीं गया जिन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? और नंबर 3, ट्रंप के दबाव में आपने सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया? वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए प्रधानमंत्री। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार को विफल बताया। उन्होंने महिला सुरक्षा और गौ मांस के नाम पर हिंसा की घटनाओं पर सरकार को घेरा। संजय सिंह ने केंद्र सरकार के आर्थिक दावों को भी गलत ठहराया और कहा कि भारत कई मानकों में पिछड़ा हुआ है। शिक्षाविद अवध ओझा ने भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों इंजन काम नहीं कर रहे। आगरा और सहारनपुर की हालिया घटनाओं ने महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। अलीगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 4 लोगों को झूठे गौ मांस के आरोप में पीटा गया, जबकि रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। गोमती नगर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को रैलियों में जाने का समय है, लेकिन पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं से मिलने का समय नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दावों को गलत बताया और कहा कि प्रति व्यक्ति आय, भुखमरी, हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे मानकों में भारत बहुत पीछे है। प्रेस वार्ता में शिक्षाविद अवध ओझा ने भी केंद्र सरकार की नीतियों को तत्वहीन बताते हुए आलोचना की। उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक की शुरुआत और भारत के लिए चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो दावा है, उसके संबंध में बुलाई गई है। हमारे साथ प्रख्यात शिक्षाविद और आईएएस की कोचिंग भी चलाते हैं, आम आदमी पार्टी से पड़पड़गंज सीट के प्रत्याशी रहे, चुनाव लड़ा और अभी पूरे यूपी में जो हमारा संकल्प शिविर का अभियान चल रहा है, उसके प्रमुख वक्ताओं में से एक अवध ओझा जी भी हमारे साथ है। हमारे अपराध को लेके बहुत चर्चा हो रही है कि 24 घंटे में 14 हत्या हो गई। शायद ये रिपोर्टिंग अब शुरू हुई, लेकिन हालत कमोबेश यही पहले से ही थी। 15 हत्या, फर्जी इनकाउंटर, ये सब चल रहा था। लेकिन अब मीडिया की निगाह इस तरफ पड़ी है कि अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी 18 मई को आगरा में एक मंदिर के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 5 साल की बच्ची के साथ। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब वो बच्ची चीखने लगी, उसकी दादी वहाँ पे पहुँचती है, तो बलात्कारी दरिंदा जो था, जो उस बच्ची के साथ मंदिर में रेप कर रहा था, वो बलात्कारी दरिंदा उस बूढ़ी दादी को धक्का मार के चला जाता है। फिर जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं और उस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। ये सोचकर कि पुलिस जब उत्तर प्रदेश की ये सुनेगी कि 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ के जेल में डालेगी, उसको आगे सजा कैसे मिल सकती है इसके बारे में सोचेगी। लेकिन शर्मनाक बात यह है, और
आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था आरोपी को, बलात्कार के आरोपी को, मंदिर में 5 साल की बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को थाने से छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तब उस दरिंदे को गिरफ्तार किया जाता है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? कहीं कोई बच्ची छेड़खानी से तंग आके सहारनपुर की घटना है, जहर खा के मर जा रही है। कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। कई ऐसे बीजेपी नेताओं के वीडियो आ रहे हैं जो ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। और कल जिस मामले में मैं गया था अलीगढ़, वो तो और ही रूह कंपा देने वाली घटना है। 4 मुस्लिम युवक गाड़ी से मीट लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको रोका, कहने लगे ये गौ मांस है। उन्होंने कहा ये गौ मांस नहीं है, हम अलीगढ़ की फैक्ट्री से मांस लेके आ रहे हैं। कहने लगे रसीद दिखाओ। उन्होंने रसीद दिखाई, रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने, उन गुंडों ने रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया और कहने लगे ये गौ मांस है और मारना शुरू कर दिया। वो वीडियो आप सब मीडिया के मित्रों ने देखी होगी। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, नौजवान के सर में 36 टांके लगे थे। मैं देख के आया कल अलीगढ़ में। शरीर पूरा लहूलुहान हो गया, पीटते रहे, मारते रहे। सुबह 9:15 बजे 112 नंबर की गाड़ी पुलिस की जा रही थी। उनमें से एक नौजवान चीख के भागा कि शायद पुलिस वाले हमारी मदद करेंगे। पुलिस वाले छोड़ के चले गए। फिर आधे घंटे के बाद आए, तब तक वहाँ 300-350 लोग इकट्ठा हो गए थे। सब मारपीट में लग गए। पुलिस वाले गाड़ी से उतार रहे हैं इन लोगों को कि उतरो, हटो यहाँ से। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से वो लोग हॉस्पिटल पहुँचाए गए और अभी चारों का इलाज, कदीम, अरबाज, अकील और फिर एक और लड़के का नाम अकील था, चारों का इलाज अलीगढ़ में चल रहा है। हम क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? हम क्या बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? आपको गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे दिया? और उस मीट का परीक्षण हुआ, रिपोर्ट आ गई, उसका लैब से उसकी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आ गई कि वो गौमांस नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर गुंडागर्दी की पूरे प्रदेश में छूट दी जाएगी, और एक विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति को मेरठ में पीट दिया, यही गौरक्षा के नाम पे लोगों ने पकड़ के नाम पे, ये किसने दिया? ये बीजेपी की सरकार ने दिया। तो अलीगढ़ के मामले में जो कुछ भी हुआ उसका फास्ट ट्रैक बना के, और ऐसे जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में हैं जो फर्जी तरीके से गौमांस का झूठा आरोप लगा के लोगों को मारा पीटा गया है, उनका सबका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सज़ा उनको मिलनी चाहिए जो नज़ीर बने। और अलीगढ़ की घटना का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। प्रदेश में अपराध बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री जी करते हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं। और मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि वो सिंदूर के सौदागर हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि
पहलगाम में 200 किलोमीटर तक आतंकवादी घुस के आए हमारी देश की सीमा में, हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और वापस चले गए, अभी तक मिले नहीं। उन आतंकवादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मौत के घाट नहीं उतारे गए और बगैर उन आतंकवादियों को मारे जिनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। प्रधानमंत्री के लफ्फाजी के मन की बात में बोल रहे हैं, यहां रैली में ललकार रहे हैं, वहां रैली में ललकार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रैली करने के लिए आपके पास बहुत फुर्सत है। एक दिन में 4-4 बार आप कपड़ा बदल रहे हैं। जो 4 बार कपड़ा बदलने में आपको टाइम लगता है प्रधानमंत्री जी, कम से कम उतना समय आप निकाल लेते जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े उनसे मिलने के लिए। आपके पास उतना भी वक्त नहीं मिला। बिहार की चुनाव रैली कर रहे हैं, फिल्मी सितारों को मुंबई में संबोधित कर रहे हैं, केरल में उद्घाटन, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन, गुजरात में रैली सभा, लंबे चौड़े भाषण। तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे शरीर में, हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है। जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन देते हैं उनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कितना झूठ बोलोगे आप इस देश के साथ? आपने सीज फायर क्यों किया, इस देश को जवाब दीजिए। जब भारत की सेना अपने बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया था। भारत की सेना के पास 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी थी और पीओके पे कब्जा कर सकती थी भारतीय सेना। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, बांग्लादेश की तरह उसको अलग किया जा सकता था। ऐसे वक्त में ट्रंप के कहने पर आपने क्यों सीज फायर किया? पीओके पर कब्जा करने का मौका क्यों आपने गंवाया? देश को धोखा क्यों दिया? प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए। नागरिक और वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पूरे देश के 3 सवाल हैं। नंबर 1, वो आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे? नंबर 2, उन आतंकवादियों को अब तक मारा क्यों नहीं गया जिन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? और नंबर 3, ट्रंप के दबाव में आपने सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया जब भारतीय सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी? ये 3 सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और एक चीज़ मैंने सुना, मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती है? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है, इस समय पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ न खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को।
तीसरी और अंतिम बात, उसके बाद अवध ओझा जी अपनी बात रखेंगे। एक बड़ा दावा किया गया कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इस दावे की हकीकत क्या है? पहली बात तो यह दावा गलत है। अरविंद विरमानी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, अरविंद विरमानी जी ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक संभावना है कि 2025 के अंत तक अगर अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान गति है ये गति कायम रही तो भारत जापान से आगे जा सकता है। लेकिन ढोल पीटना शुरू कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमें भी खुशी होगी, हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएं, दूसरी बन जाएं, लेकिन वास्तविक खुशी आप लोगों को कब होगी? जब इस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि बनी नहीं है, बनने का दावा कर रही है, मोदी जी दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140वें स्थान पे खड़ा है। 140वें स्थान पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।